हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर C++ प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां अभी हमने बात की है ऑपरेटर्स को लेके कॉन्सेप्ट की। और हमने अभी तक देखे अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर और काफी सारे एग्जांपल्स को हमने अभी बोर्ड पे समझा है। तो एक बार उसको हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ भी समझते हैं, क्योंकि जो हमने पढ़ा है वो प्रैक्टिकली सही है या नहीं, ये प्रूफ करना भी जरूरी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ प्रोग्राम्स, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि इंटरव्यू में अक्सर पूछे गए हैं। ठीक है, तो बात करते हैं उन्हीं क्वेश्चंस की जो भी हमने बोर्ड पे पढ़े हैं। और मैंने आपको हमेशा एक बात बोली है कि सीक्वेंस को फॉलो करें, शॉर्टकट ना लें, क्योंकि यदि आपने ये लेक्चर्स बोर्ड पे अटेंड नहीं करे हैं तो आपको प्रैक्टिकल समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसीलिए जो मैंने अभी आपको 2 लेक्चर बताए हैं, क्योंकि अभी हमने केवल 3 ऑपरेटर पढ़े हैं। अभी हमने अरिथमेटिकल ऑपरेटर देखा, रिलेशनल देखा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देखा, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देख रहे हैं। जैसे हमने डिवीजन ऑपरेटर के बारे में बात की थी, हमने मॉड्यूलस ऑपरेटर के बारे में बात की थी, हमने रिलेशनल ऑपरेटर में अलग अलग ऑपरेटर देखे। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ। तो यहां पर एक नई फाइल में क्रिएट करता हूं, टेस्ट ऑपरेटर .cpp। ठीक है, और यहां पर हमने सबसे पहले इंक्लूड की #include iostream फाइल। ठीक है, एंड देन हमने यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, और डिफाइन कर दिया हमने इसके अलावा #define clr और इसको रिप्लेस कर दिया सिस्टम cls के साथ। ओके, और यहां पर अब हम int main, ओके, एंड देन रिटर्न 0। ठीक है, ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना, स्टेप बाय स्टेप हम कुछ ऑपरेटर देखते हैं। जैसे मैंने आपको एक ऑपरेटर बताया था, डिवीजन ऑपरेटर है ना, प्लस माइनस। तो ठीक है, हमने पढ़ा है कि 2 नंबर को अगर डिवाइड करेंगे, प्लस करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, दैट इज ए सिंपल। लेकिन जो मेजर ऑपरेटर हैं जिनके बारे में हमने बात की थी, कि जैसे मैंने आपको बताया था कि सपोज यदि आप लिखते हैं a = 15 डिवाइड बाय 2, है ना, हमने ये देखा था कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर हैं तो 15 डिवाइड बाय 2 का रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, 7। द रिजल्ट इज 7। तो लेट्स सी, अगर मैं इसको रन करता हूं, ठीक है, सपोज मैंने इसको रन किया, सो आई विल गेट द रिजल्ट 7 हियर। ठीक, तो यहां पर हम इसको एक बार क्लियर भी कर लेते हैं। यहां पर हमने सिंपल लिख दिया CLR SCR, ताकि प्रॉपर रिजल्ट हमें मिले। तो यदि मैं इसको रन करता हूं, लेट्स सी, आई विल गेट द रिजल्ट 7 हियर। क्यों? क्योंकि दोनों वैल्यू जब इंटीजर हैं तो रिजल्ट आपको 7.5 मिलेगा ही नहीं, क्योंकि एक तो आपका वेरिएबल इंट है। तो यदि मैं इसको फ्लोट कर देता हूं, लेकिन फ्लोट के बाद भी मुझे रिजल्ट 7 ही मिलेगा, क्योंकि 15 डिवाइड बाय 2 का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट ही आपको 7 मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए, आप अगर मैं इसको रन करता हूं तो आई विल गेट 7 हियर, और अगर आप इसको टर्बो C++ में रन करेंगे तो आपको रिजल्ट 7.000 मिलेगा, क्योंकि कुछ लाइब्रेरीज चेंज है, राइट। लेकिन यहां पर मुझे 7.5 क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर हैं तो रिजल्ट भी आपको इंटीजर ही मिलेगा। गॉट इट। लेकिन अगर यहां पर मैं इसको कर देता हूं, मान लो 2.0, तो अब इंटीजर डिवाइड बाय डेसिमल, हमने इंटीजर को डिवाइड किया है डेसिमल से, तो अगर इंटीजर डेसिमल से डिवाइड होगा तो लेट्स सी, रिजल्ट इज 7.5। तो यही मैंने आपसे बोला था, इवन दो यदि मैं लिखता हूं 15.0 डिवाइड बाय 2, अगेन आई विल गेट द रिजल्ट 7.5। ठीक है, ये देखिए आप 7.5, और यदि मान लो मैं दोनों को डिवीजन कर देता हूं तब तो 7.5 मिलेगा ही। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप डिवीजन के बाद डेसिमल रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं C++ में, तो इन दोनों में से किसी एक का डेसिमल होना कंपलसरी है। 15 डिवाइड बाय 2.0, नाउ यू विल गेट द रिजल्ट डेसिमल वैल्यू, और उसके लिए आपका वेरिएबल का फ्लोट होना जरूरी है। गॉट इट। तो ये एक कॉन्सेप्ट अभी हमने देखा था, जो मैंने आपको बताया था अरिथमेटिकल ऑपरेटर में, डिवीजन ऑपरेटर स्पेशली। प्लस माइनस तो खैर सिंपल है कि आपको अगर एडिशन करना है तो विल गो फॉर प्लस, सब्ट्रैक्शन करना है तो विल गो फॉर माइनस। लेकिन इसके अलावा एक ऑपरेटर हमने देखा था, आप देखिए, मैं 2 वेरिएबल लेता हूं, इंटीजर a, b। तो यदि मैंने लिखा a = सपोज 10 डिवाइड बाय 2, और अगर मैंने लिखा b = 10 mod 2, तो हमने mod का मतलब क्या पढ़ा था, दिस इज फॉर रिमाइंडर। ठीक है, कि अगर आपको रिमाइंडर चाहिए तो विल गो फॉर mod ऑपरेटर, और ये जो है ये आपको डिवीजन वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यदि मैं a को प्रिंट करता हूं और मैं b को प्रिंट करता हूं नेक्स्ट लाइन पे, ठीक है, यहां पर हमने नेक्स्ट लाइन पे के लिए /n यूज कर लिया, या आप एंडल को भी यूज कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। और ये मैंने b को प्रिंट किया।
तो अगर मैं ए और बी दोनों को प्रिंट करता हूं तो अब आप देखो एक वैल्यू मिलेगी, यहां पर मुझे जो वैल्यू मिलेगी, ठीक है, आउटपुट में यहां जो वैल्यू मिलेगी दैट इज 5, लेकिन यहां जो वैल्यू मिलेगी दैट इज 0, क्योंकि 10 डिवाइड बाय 2 रिजल्ट इज 5 एंड 10 mod 2 रिजल्ट इज 0। ओके, सी आउट के साथ हमें सेमीकोलन, अच्छा, तो हियर इफ आई रन दिस, देखिए 5 और 0, तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि मॉड आपको हमेशा क्या रिटर्न करके देगा, रिमाइंडर, और डिवाइड आपको क्या रिटर्न करके देगा, डिवीजन वैल्यू, कि जब भी आपको डिवीजन वैल्यू की नीड है यू विल गो फॉर डिवाइड ऑपरेटर, लेकिन अगर आपको रिमाइंडर चाहिए तो आपको मॉड ऑपरेटर को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि 10 mod 2 रिजल्ट इज 0। गॉट इट? इसको आप डायरेक्टली भी इस तरीके से देख के देखें कि अगर मैंने आपको ये लिखा है a डिवाइड बाय b, ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक, ये मैंने सीधे लिख दिया यहाँ पे, सॉरी 10 डिवाइड बाय 2, यहाँ लिखता हूं मैं 10 डिवाइड बाय 2, तो डायरेक्टली भी आप इसको लिख के देख सकते हैं रादर देन ए और बी। अगर आपको इसको प्रैक्टिकली देखना है तो आप देखिए 10 डिवाइड बाय 2 और यहाँ मैंने लिख दिया 10 डिवाइड बाय 2, क्या रिजल्ट क्या होगा, और यहाँ पर आपने लिखा 10 mod 2, इसको प्रिंट कर दिया, ठीक है, और इसका रिजल्ट क्या होगा उसको देखने के लिए हमने यहाँ लिखा 10 mod 2। ओके, तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, 10 डिवाइड बाय 2 रिजल्ट इज 5 एंड 10 mod 2 रिजल्ट इज 0, राइट। तो लेट्स सी, अगर मैं इसको रन करता हूं तो मुझे मिलेगा 10 डिवाइड बाय 2 इज 5 एंड 10 mod 2 इज 0। तो ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेंगे यदि आप लैंग्वेज को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने इनको थ्योरेटिकल भी पढ़ा और हम इसको प्रैक्टिकल भी देख रहे हैं। मैं आपको हर वो ऑपरेटर का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बताता हूं जो अभी हमने थ्योरेटिकल क्लास में पढ़ा है, तो जिसमें से ये मॉड और डिवाइड ऑपरेटर अभी हमने देखा। सेकेंड कॉन्सेप्ट हमने देखा था, इफ यू रिमेंबर, कि सपोज यदि मेरे पास ये 3 वेरिएबल है, ठीक है, 3 वेरिएबल है a b और c, यदि मैं लिखता हूं a इक्वल टू 10, ठीक है, एंड दिस इज b इक्वल टू सपोज 5, ठीक, और c इक्वल टू a ग्रेटर देन b, तो आप देखिए जो हमने बोला था ना, इनके रिजल्ट आपको हमेशा 1 या 0 में मिलेंगे, क्योंकि रिलेशनल ऑपरेटर जब भी वैल्यू को कंपेयर करेगा रिजल्ट आपको या 1 या देगा या 0 देगा, क्योंकि 1 का मतलब ट्रू है, 0 का मतलब फॉल्स है। तो यहां पर अभी मुझे रिजल्ट मिलेगा 1, लेट्स सी, ये देखिए आप, ये 1 मिल रहा है, एंड 1 बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि a की वैल्यू b से ग्रेटर है, तो दैट्स व्हाई आई विल गेट द रिजल्ट 1 हियर, राइट। यदि मैं लिख देता हूं यहाँ पे a ग्रेटर देन और इक्वल टू b, तो भी मुझे 1 मिलेगा, क्योंकि वो या तो ग्रेटर है या इक्वल चेक करेगा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू ट्रू कब रिटर्न करेगा, जब या तो a की वैल्यू ग्रेटर है या इक्वल है, तो ये ग्रेटर है इसलिए ट्रू है, और अगर इक्वल होगा तब भी ट्रू आएगा। देखो आप, a की वैल्यू 10, b की वैल्यू भी 10, so I'll get 1 हियर। ओके, लेकिन यदि मान लो इस केस में, मान लो मैंने लिख दिया b is 5, so now I'll get the 0 here। देखिए आप, सॉरी, b की वैल्यू मैंने कर दी 25, तो अब मुझे रिजल्ट 0 मिलेगा, ये देखिए आप 0, बिकॉज द वैल्यू ऑफ a is not greater than or equal to b। Got it? So this is what greater than equal to। और फिर एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, सिमिलरली लेस देन इक्वल टू है, लेकिन फिर एक कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि अगर a की वैल्यू भी 10 है, b की वैल्यू भी 10 है और c की वैल्यू भी 10 है, राइट। और अगर मैं एक और वेरिएबल लेता हूं यहाँ पे d, ठीक है, और अगर आपने लिखा d इक्वल टू a इक्वल टू b इक्वल टू c, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d। तो याद है मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि इसका आंसर आपको जावा में अलग मिलेगा, पाइथन में अलग मिलेगा और C++ में अलग मिलेगा, क्योंकि तीनों टेक्नोलॉजी अलग अलग है। जावा में ये एरर है, पाइथन में इसका रिजल्ट 1 है, लेकिन C++ में इसका रिजल्ट 0 है। क्यों है 0? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि तीनों वैल्यू एक साथ कंपेयर नहीं हो रही है, यहाँ कंपैरिजन हो रहा है a का b के साथ। तो 10 इक्वल टू 10 दैट इज 1 एंड 1 इक्वल टू 10 दैट इज फॉल्स, तो रिजल्ट इज 0। लेट्स सी, ये देखो आंसर कितना आ रहा है 0, और यही पाइथन में 1 होता, क्योंकि वहां कंपेयर होता है a b के बराबर है और b c के बराबर है, तो दैट्स व्हाई आई विल गेट द रिजल्ट 1 देयर। बट वो ठीक है, पाइथन पढ़ोगे तब उसकी बात करेंगे हम, लेकिन C++ में ऑपरेटर के रिजल्ट किस तरीके से मिल रहे हैं, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि यहां पर मुझे रिजल्ट 1 क्यों मिल रहा है, 0 क्यों मिल रहा है। देखो आप, मैंने आपको बताया ना, अगर मैं C को 1 कर दूंगा तो मुझे रिजल्ट 1 मिल जाएगा, दिस वन, ये मुझे 1 मिल गया। उसका रीजन ये है कि यहां पर प्रोग्राम सबसे पहले
यहां पर प्रोग्राम ने पहले ए को बी से कंपेयर किया तो रिजल्ट 1 आया, और फिर सी की वैल्यू भी 1 है तो रिजल्ट 1 आ गया। ठीक है, तो ए, बी और सी तीनों के रिजल्ट मुझे किस तरीके से मिल रहे हैं, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। और फिर एक कॉन्सेप्ट हमने ये देखा था कि अगर मान लो ये 15 है, ये 10 है, सपोज इसको कर देता हूं 8, और यदि मान लो मैंने लिखा ए सपोज बी ग्रेटर देन ए इक्वल टू ए लेस देन सी सपोज, ठीक है, बी ग्रेटर देन ए एंड ए लेस देन सी, व्हाट इज द वैल्यू, बी ग्रेटर देन ए दैट इज फॉल्स, सी ए लेस देन सी अगेन दिस इज फॉल्स, लेकिन फॉल्स एंड फॉल्स दैट इज ट्रू, तो रिजल्ट 1 आएगा। लेट्स सी, इसका रिजल्ट मुझे 1 मिल रहा है। तो बच्चे समझ रहे हो ना किस तरीके से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको समझो बात को। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन अगर करना है, अगर एक्चुअल लॉजिक सीखना है तो इन डीप में जाना पड़ेगा, इन छोटी छोटी चीजों की, कि कौन सा ऑपरेटर किस तरीके से कैलकुलेशन करता है, तो किस तरीके से अरिथमेटिकल ऑपरेटर के रिजल्ट मिल रहे हैं, रिलेशनल ऑपरेटर के रिजल्ट मिल रहे हैं। यदि मान लो आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं यहाँ पे a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c, व्हाट इज द वैल्यू, तो रिजल्ट आएगा 0। Why? Because a की वैल्यू b से ग्रेटर है, that is true, 1, और 1 ग्रेटर देन 8, that is false, क्योंकि तीनों वैल्यू एक साथ कंपेयर नहीं हो रही है। See this one, रिजल्ट इज 0। अब 0 क्यों आया, समझ में आया आपको, क्योंकि a की वैल्यू b से ग्रेटर है, that is true, true मतलब 1, और 1 ग्रेटर देन 8, that is false, तो ये तीनों कंपैरिजन नहीं कर रहा है, इसको चेनिंग बोलते हैं, और चेनिंग हमेशा दो वैल्यू के रिजल्ट को तीसरे से कंपेयर करती है C++ में। Got it? और अगर आप पाइथन पढ़ के C++ में आ रहे हैं तो ये तो बहुत कंफ्यूजन वाला कॉन्सेप्ट है, और अगर आपकी बिगिनिंग लैंग्वेज C++ है तो इससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि आप पहली बार में ही C++ के एक्चुअल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। यहाँ कंपैरिजन करने के लिए कोई लैंग्वेज ही नहीं है आपके पास, क्योंकि क्या होता है जब आप एक लैंग्वेज पढ़ के दूसरी में आते हैं तो कंपैरिजन होता है। जैसे अब यहाँ से जब पाइथन में जाएंगे तो शुरुआत में थोड़ा सा कंपैरिजन होगा, क्योंकि वहां के कैलकुलेशन कुछ डिफरेंट तरीके से होंगे, तो आपको वहां समझना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आए कि किस तरीके से हम ए को बी से कंपेयर कर रहे हैं चेनिंग ऑपरेशन के थ्रू। ठीक है, अब आप देखो यहां पे, यदि सपोज हमने यहां पे वैल्यू दी है, अब मैं लिखता हूं सपोज, ये तो अभी हमने रिलेशनल ऑपरेटर देखे, ओके, लेकिन सपोज अगर मान लो मैंने लिखा, जैसे मैंने आपको बोला था ना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, तो यदि मैंने लिखा a इक्वल टू, जैसे मैंने आपको कहा था ये क्वेश्चन 25 बार पूछा गया, और अब देखो ये एरर आपको खुद ही यहीं दिख जाएगी, a इक्वल टू ++5, दिस इज एन एरर। ठीक है, a इक्वल टू ++5 ये एरर है। आप देखो एरर क्यों है, यहाँ कर्सर रखो आप, एक्सप्रेशन मस्ट बी मॉडिफाइबल, क्योंकि ये जो वैल्यू है 5, अगर आप इसको रन करोगे दिस इज एन एरर, ओके, क्योंकि प्लस जो है वो 5 पर अप्लीकेबल नहीं है, एल वैल्यू रिक्वायर्ड की एरर है, क्योंकि इसको वैल्यू नहीं मिल रही है असाइन करने के लिए। और उसका रीजन आप समझना, इंक्रीमेंट ऑपरेटर केवल और केवल वेरिएबल पर अप्लीकेबल है, कांस्टेंट पे अप्लीकेबल नहीं है, एंड 5 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, इट इज नॉट अप्लीकेबल इन कांस्टेंट। हाँ, अगर मान लो मैं इसको b कर देता हूं, ठीक है, और b की वैल्यू 5 है, और अब मैं लिखता हूं a इक्वल टू ++b, तो बाकायदा मुझे रिजल्ट मिलेगा 6, क्योंकि b में पहले इंक्रीमेंट होगा फिर वो a में असाइन होगा। बात समझ में आ रही है ना? अभी हमने देखा ये कॉन्सेप्ट कि पहले b की वैल्यू बढ़ेगी, कितनी हो गई 6, और 6 a में असाइन हुआ, तो a भी 6 और b भी 6, सी दिस वन, यहाँ a भी 6 मिलेगा। अगर मैंने वहां a लिया है तो अपन इसको a ले लेते हैं, a इक्वल टू 5 एंड देन b। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, b इक्वल टू ++a। ठीक है, तो अब मैं अगर इसको रन करता हूं, a की वैल्यू और b की वैल्यू, लेट्स सी क्या पढ़ा था हमने, पहले इंक्रीमेंट होगा, ओके, तो ++a दैट इज 6 b में आया, तो b की वैल्यू भी 6 हो गई, तो यहाँ मुझे आंसर मिलेगा 6 and 6, दिस वन 66, वो 66 नहीं एक्चुअली 6 है। ठीक है, आप स्लैशन लगा दीजिए यहाँ पे, और यू कैन गो फॉर एंडल, ताकि नेक्स्ट लाइन पे आंसर मिले। ठीक है, ये देखो, ओके, और यदि मान लो मैं यहाँ पे ++a की बजाय a++ लिखता हूं, मैं आपको इसलिए प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पढ़ा रहा हूं ताकि आप भी प्रैक्टिकल रन करके इसको देखें। बोर्ड पे हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट यहां समझ लिया। देखो अब b इक्वल टू ++ है, अब मैं अगर इसको रन करता हूं, so I'll get 6 and 5। क्यों मिला 6 and 5? अरे बच्चे, पहले a की वैल्यू b में असाइन होगी,
ठीक है, उसके बाद a बढ़ेगा, तो a की वैल्यू b में असाइन हुई 5, बाद में a बढ़ा तो a हुआ 6, तो आंसर इज a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 5। ठीक है, और एक एक एग्जांपल सबका हम देख रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ओके, और फिर अगर मैं लिखता हूं, मान लो a इक्वल टू, अगर मैंने इस तरीके से लिखा a इक्वल टू b इक्वल टू a ग्रेटर देन 10, ठीक है, या a ग्रेटर देन 5, लेट्स सी, तो 5 ग्रेटर देन 5, b की वैल्यू मुझे मिलेगी फॉल्स। ठीक है, अगर मैंने लिखा b इक्वल टू a ग्रेटर देन 5, तो रिजल्ट इज फॉल्स, 0। ये देखिए आप, क्योंकि 5 ग्रेटर देन 5 दैट इज फॉल्स, लेकिन यदि मैंने लिख दिया प्लस प्लस a ग्रेटर देन 5, देन रिजल्ट इज 1। क्योंकि इंक्रीमेंट ऑपरेटर ने क्या किया, पहले a को इंक्रीज कर दिया, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 6, इन 6 ग्रेटर देन 5 दैट इज ट्रू। और यदि मान लो मैं यहां पे प्लस प्लस a की बजाय a प्लस प्लस लिखता हूं, तो ये पहले कंपैरिजन करेगा, a की वैल्यू b से ग्रेटर है, a की वैल्यू 5 से ग्रेटर है, फॉल्स, a बाद में बढ़ेगा, तो आंसर आएगा इसका 0। ये आंसर आया 0। क्यों? क्योंकि इसने पहले a को कंपेयर किया 5 से, इंक्रीमेंट बाद में किया। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर कंडीशन में इंक्रीमेंट ऑपरेटर आते हैं तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, और फिर आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने ये बताया था कि यदि मान लो मैं लिखता हूं प्लस प्लस a प्लस a प्लस 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 a, ठीक है, और ये भी मैंने आपको बोला था कि अगर गलती से आप इसको एक साथ लिख दोगे तो ये एरर आ जाएगी, समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा ऑपरेटर किस तरीके से। ये देखो ये एरर आ गई। तो इसलिए कभी भी अगर आप इनको लिखें तो बीच में स्पेस जरूर दें, ताकि ये क्लियर हो कि ये जो ऑपरेटर है प्लस, ये प्लस आपका अरिथमेटिकल ऑपरेटर है और ये इंक्रीमेंट है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने क्या देखा था, इसका आंसर कितना होगा, आप देखो प्री इंक्रीमेंट कितने हैं, 2। अगर आप इसको एक्चुअल समझना चाह रहे हैं, क्योंकि ये इंटरव्यू का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। और ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने भी आपको क्लास में समझाया है कि यदि आप इस तरीके से स्टेटमेंट लिखते हैं तो हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है प्री इंक्रीमेंट। और अगर प्री इंक्रीमेंट की हाईएस्ट प्रायोरिटी है तो सबसे पहले 2 बार प्री इंक्रीमेंट है, एक ही बार 2 बार है, तो ये हुआ 5 से 7, 7 प्लस 7 प्लस 7, 21 आया बी में, तो बी की वैल्यू होगी 21 और ए की वैल्यू होगी 8। ठीक है, तो आप देखो आपको जो आंसर मिलेगा, ए की वैल्यू मिलेगी, इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, ए इक्वल टू, ठीक है, ए इक्वल टू ए की वैल्यू, ठीक है, और फिर मैंने लिख दिया बी इक्वल टू बी की वैल्यू, बी इक्वल टू ये बी की वैल्यू, ठीक है, ए इक्वल टू ए की वैल्यू और बी इक्वल टू बी की वैल्यू। और इसको आप नेक्स्ट लाइन पे चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, एंड एल लिख सकते हैं। ओके, या ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, देखो आप ए की वैल्यू 5 है, 2 प्री इंक्रीमेंट है, तो पहले 2 बार वैल्यू बढ़ी 7, फिर एडिशन होगा 7 प्लस 7 प्लस 7, 21 बी में असाइन होगा, तो बी हो गया 21 और ए का एक पोस्ट इंक्रीमेंट एंड दैट इज 8। बहुत अच्छे से अभी बोर्ड पे समझाया है, 8 एंड 21 इसका आंसर होगा सीधे। ये देखिए आप, ए की वैल्यू 8 और बी की वैल्यू 21। ठीक है, तो ए आया 8 और बी आया 21। क्यों आया, समझ में आ गया होगा आपको कि ए की वैल्यू 8 और बी की वैल्यू 21 क्यों आ रही है। और यदि मान लो आपको मिक्स क्वेश्चन मिल गए इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के, सपोज आपने लिखा ए की वैल्यू 5 है, ठीक है, एक वेरिएबल हमने और ले लिया सी, तो आप देखिए क्या देखा था हमने, बी इक्वल टू माइनस माइनस ए, देन सी इक्वल टू बी प्लस प्लस, ठीक है, एंड देन ए इक्वल टू, हो सकता है जो बोर्ड पे सॉल्व किया उससे ये डिफरेंस है, ए इक्वल टू माइनस माइनस सी, देन बी इक्वल टू प्लस प्लस ए, ठीक। और इसके बाद यदि हम प्रिंट करते हैं ए को, जो हमारी पहली वैल्यू होगी, देन सी आउट स्लैश एन, बी को जो हमारी दूसरी वैल्यू होगी, एंड देन सी आउट स्लैश एन, सी को जो हमारी तीसरी वैल्यू होगी, देन व्हाट इज द आंसर। ओके, तो यहां पर आप देखो क्या होगा, ए की वैल्यू 5 है, पहले ए में डिक्रीमेंट हुआ, ए की वैल्यू 5 है, देखो इसको सॉल्व अगर हम करें तो इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, यहां पर लास्ट में सॉल्व करते हैं हम इसको, चलो है ना, कमेंट्स के साथ प्लस स्टार। ए की वैल्यू कितनी है 5, तो पहले डिक्रीमेंट हुआ तो ए कितना हो गया 4, ठीक है, ये बी है और ये सी है, पता करते हैं वैल्यू क्या होगी, लेट्स सी। ए की वैल्यू
5 से 5 है, 5 से हो गई 4, ठीक है, 5 से ये वैल्यू हो गई 4, 4 आया बी में, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई 4। देन सी इक्वल टू बी प्लस प्लस, बी का वैल्यू पहले सी में आई, बी में 4 था, 4 सी में आ गया, फिर बी में इंक्रीमेंट 5, देन ए इक्वल टू माइनस माइनस सी, पहले सी में डिक्रीमेंट हुआ 3, ए में आया 3, देन बी इक्वल टू प्लस प्लस ए में इंक्रीमेंट हुआ 4 और बी में आया 4, तो आंसर इज 4 4 3। लेट्स सी, देखो 4 4 3 इज द आंसर। So this type of question asked in interview so many times, और I hope कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं। अरिथमेटिकल ऑपरेटर के क्वेश्चंस, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के क्वेश्चंस, ठीक है, मॉड्यूलस ऑपरेटर का क्या यूज है, डिवीजन ऑपरेटर का क्या यूज है, ये सारे कॉन्सेप्ट को अभी हमने समझा है और ये समझा है कि किस तरीके से C++ में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अरिथमेटिकल रिलेशनल ऑपरेटर का यूज होता है। कॉन्सेप्ट हमने बोर्ड पे भी समझा और इसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को भी समझा, और आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है। और यदि वीडियो समझ में आया है, पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए और बने रहिए इस कोर्स में, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है, ठीक है। और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही कुछ और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। बने रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए और प्रैक्टिकल करते रहिए, ठीक है। चलिए तो करते हैं मुलाकात। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।